जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उससे पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेना आवश्यक है। सबसे पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी वो सन 1600 ईस्वी में आई। ये जो कंपनी का शुरुआती उद्देश्य था वो व्यापार करना था। व्यापार के माध्यम से यहाँ के राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए कंपनी ने यहाँ एकाधिकार प्राप्त करने की कोशिश की। तो इसी को हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहला जो है वो इसका व्यापार करने का उद्देश्य यानी व्यापार ये 1600 से 1772 ईस्वी तक की है। 1600 से 1772 ईस्वी तक सन 1600 ईस्वी में व्यापार करने आए। केवल इसको व्यापार करने का अधिकार ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इसको एकाधिकार प्राप्त हुआ। अन्य जो कंपनियां थी ब्रिटेन की वो भारत में व्यापार करने नहीं आ सकती थी। केवल इसी को केवल एकाधिकार प्राप्त किया गया महारानी एलिजाबेथ के द्वारा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर सरकार है, मान के चलिए कि यहाँ जियो काम करता है, अगर ये जियो कंपनी केवल भारत में तो खतरनाक टाइम में, एयरटेल में भी है, एयरटेल भी भारत में है लेकिन जियो इसको पछाड़ दिया है एयरटेल को, लेकिन दूसरे देश में एयरटेल जाके अपना व्यापार फैला रहा है। लेकिन जो ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो कंपनी थी वो यहाँ नहीं आ सकती थी व्यापार करने के लिए। ऐसा ब्रिटेन का सरकार ने कानून बना दिया था। उसके बाद यहाँ कंपनी सन 1600 ईस्वी में आई, कुछ दिनों तक व्यापार किया। प्लासी के युद्ध से पहले, प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में हुई। 1757 में जो है वो प्लासी के युद्ध में इनका विजय हुआ। उसके बाद दूसरा युद्ध इन्होंने बक्सर का युद्ध लड़ा 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध, बक्सर में भी इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया। और जब विजय प्राप्त किया इन्होंने तो ये समझने लगे कि अब यहाँ शासन करना या तो फिर कंपनी जो व्यापार के उद्देश्य से आई थी वो यहाँ शासन के उद्देश्य को भी बनाने लगी। जो फिर ये इसके विजय के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीन जगहों में कंपनी ने अपना दीवानी प्राप्त कर लिया। दीवानी प्राप्त कर ली। दीवानी आप लोग समझ रहे होंगे, वो वाला दीवानी नहीं। ये दीवानी जो है वो दीवानी का मतलब ये जितने जगह में ये लोग विजय प्राप्त किए हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, इनको यहाँ कर लेने का जो अधिकार वो प्राप्त हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार करने का उद्देश्य को खत्म कर रही थी धीरे धीरे और शासन करने का उद्देश्य को ला रही थी। इसके बाद यहाँ के जो शासन कर रही थी वो शासन करने के पश्चात भी कंपनी को मुनाफा नहीं हो रहा था। क्यों मुनाफा नहीं हो रहा था? क्योंकि जो कंपनी में जो अधिकारी जो काम करते थे वो अपने स्वयं का खर्चा को निकालने के लिए, स्वयं जो जितने भी यहाँ कर्मचारी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी काम करते थे वो अपने लिए यहाँ के पैसों को यूज कर रहे थे और कंपनी को इससे घाटा जा रहा था। आप सोच रहे होंगे कि जो कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से आई, व्यापार भी कर रही है और यहाँ का लोगों 2 युद्ध जीत ली, जिसके कारण बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी के फलस्वरूप उनको टैक्स भी मिल रहा है, कर भी मिल रहा है, फिर भी कंपनी घाटा में कैसे जा रही है? तो हमने पहले ही बताया कि यहाँ के कर्मचारी जो है घुसखोर हो गए थे, भारतीय लोगों से उपहार के तौर में स्वयं का विकास कर रहे थे, न कि कंपनी को कुछ दे रहे थे। इन सब चीज़ों के पश्चात जो कंपनी जो है वो घाटा में जाने लगी और ब्रिटेन से लोन मांगने लगा कि हमको लोन दीजिए। ब्रिटेन का भी कंपनी जो था वो हैरान था, ब्रिटेन जो सरकार थी वो भी हैरान थी कि इतना ज़्यादा प्रगति किया है कंपनी ने कि व्यापार के उद्देश्य से जो गई वहीं और यहाँ के शासन भी संभाल रही है, कर भी मिल रहा है, फिर भी जाके उसको क्यों घाटा लग रहा है और यहाँ से लोन मांग रहा है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन की सरकार ने
कहा कि हम आपको लोन दे देंगे, और लोन देने के क्रम में उन्होंने कुछ शर्त रखी, जिसे ही 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। क्या क्या शर्त थी, हम लोग एक करके जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले जो यहाँ के जो शासनकाल था, हम लोग जानते हैं कि कंपनी ने 2 चरणों में शासन किया है। सबसे पहला जो वो चार्टर एक्ट का क्या होती थी, जो ब्रिटेन से सीधा यहाँ कानून, रेडीमेड कानून आता था और यहाँ लागू कर दिया जाता था। दूसरा चरण में जो शासनकाल आई वो सम्राट का शासनकाल आया, जो यहाँ जिसको भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है, वो यहाँ यही कानून बनाया जाता था और यहाँ के लोगों में लागू किया जाता था। तो सबसे पहला जो कंपनी का शासनकाल है, (1773) से लेके 1858 तक, और 1773 से लेके 1858 तक जो कानून यहाँ कंपनी ने बनाया, वहाँ के ब्रिटेन सरकार ने बनाया, सारे को लागू करते चला गया। कहाँ कहाँ लागू किया गया, तो जितने जगहों में लागू किया गया इस कानून को। और इसके द्वारा कंपनी को घाटा लगा, इसीलिए उसने 10 लाख पाउंड की 10 लाख पाउंड की ऋण मांगी ब्रिटेन सरकार से। ये 10 लाख पाउंड जो होता है वो बहुत बड़ी रकम होती है। अब कंपनी जो सोच रही है कि हम आपको 10 लाख पाउंड दे देंगे, लेकिन हमको आपका कुछ नियम को मेरा कुछ नियम को मानना होगा। तो देखिए क्या क्या कानून को बनवाती है। सब पहला जो कानून बनाई वो था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सत्ता को केंद्रीकृत बनाने का उद्देश्य था। केंद्रीकृत क्या होता है, देखिए यहाँ जो बंगाल और मद्रास और बम्बई, बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये 3 जगह कंपनी का शासन था। ये जो शासन था इसमें अलग अलग लोग गवर्नर थे। इन गवर्नर को एक ही गवर्नर के अधीन कर दिया, जिसको हम लोग गवर्नर जनरल कहते हैं। ये जो गवर्नर जनरल था, ये कोई भी फैसला को एक तरफा नहीं ले सकता था। ये गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दिया गया केंद्रीकृत करने के लिए। क्यों? बंगाल का गवर्नर जनरल को किसे बनाया गया था, अगर क्वेश्चन पूछता है तो बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ठीक है, किसको बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स को। इसके तहत ये जो कोई भी निर्णय ले सकती थी कंपनी, एक कानून बनाई इसमें, और एक कि अगर कोई भी निर्णय लेना हो तीनों में से, तो इसमें 4 कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इसमें 4 लोग होते थे। इसमें बहुमत के हिसाब से निर्णय लिया जाता था। इसमें वीटो पावर नहीं होता था। बहुमत के हिसाब से अगर 3 अधिकारी जो है वो फुल वोट दे दिए कि किसी को हम लोग को कोई भी कानून पास करना है, लेकिन बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो कह रहा है कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, तो इसका जो निर्णय होता था इसको हटा दिया जाता था कि तो आपको केवल बहुमत के हिसाब से निर्णय लेना है। ये सब प्रावधान किया गया। इसमें जो है एक क्या किया गया कि जितने भी कलकत्ता का, इसको मतलब कि बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके अनुसार कंपनी के जो जितने भी अधिकारी लोग थे उसको अधीन कर दिया गया, और जितने भी उपहार लेते थे, रिश्वत लेते थे, इन सारी चीज़ों में प्रतिबंध लगाया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसमें कंपनी ने एक और नियम पास की, कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य होते थे। ये 24 जो सदस्य होते थे वो कंपनी ने क्या क्या क्रियाकलाप किया, क्या क्या काम कर रही है, इन सभी का रिपोर्ट करती थी। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य होते थे।
ये 24 जो सदस्य होते थे उनका चुनाव होता था और ये चुनाव में भागीदारी कौन लेते थे? तो जो भी इस कंपनी में, ब्रिटेन का कंपनी में 1000 पाउंड से 1000 पाउंड या तो फिर इससे अधिक का शेयर जो रखता था वही इसका वोट दे सकता था। ये जो इनका सदस्यों का चुनाव होता था वो 4 साल के लिए होता था, केवल 4 साल के लिए होता था। इसमें जो है वो 25% सदस्य जो होते थे वो प्रति वर्ष 25% सदस्य जो होते थे वो रिटायर हो जाते थे और 4 साल बाद इसका पुनः चुनाव किया जाता था। आज हम इस रेगुलेटिंग एक्ट में जितना भी चीज़ को सीखे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो अगला रेगुलेटिंग एक्ट जो कंपनी ने पारित किया इसको हम लोग 1781 का संशोधन अधिनियम या तो फिर सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे।